हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि बात करें कल के अभ्यास प्रश्न की तो इसमें पूछा गया था कि भारतीय जलवायु कार्यकर्ता जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। तो इसमें पहला है अर्चना सोरेक, दूसरा है रिद्धिमा पांडे, तीसरा है लिसी प्रिया कांगू जम और चौथा हमारा कांची अहमद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अर्चना सोरेक। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया था कि भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने अपने नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। अर्चना सोरेक विश्व के उन 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में से नेताओं के साथ शामिल होंगी जिन्हें गुतारेस ने जलवायु परिवर्तन पर युवा सलाहकार समूह के लिए नामित किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की गई है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात कि सेबी के वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी जी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने या कि 10 महीने, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 18 महीने। तो इसमें व्याख्या की बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल इस साल के सितंबर के आखिर में खत्म हो रहा था। केंद्र सरकार ने त्यागी के कार्यकाल को क्या किया है कि फरवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद बात की गई है कि केंद्र सरकार ने इससे पहले त्यागी के कार्यकाल को इस साल फरवरी में 6 महीने के लिए बढ़ाया था, यानी कि तब बढ़ाया था जब उनका पहला 3 साल का कार्यकाल खत्म होने के करीब था। अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी सेवानिवृत्त हैं। ठीक है, यानी कि वो पहले क्या थे? एक IAS अधिकारी थे 1984 बैच के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आयरलैंड के किस पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता का हाल ही में निधन हो गया है। तो पहला हमारा जॉन ह्यूम, लियो वाराडकर, तीसरा हमारा मिशेल मार्टिन और चौथा हमारा माइकल डी हिंगिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जॉन ह्यूम। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो आयरलैंड के पूर्व राजनीतिज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम्स का हाल ही में निधन हो गया। वे 83 साल के थे। जॉन ह्यूम अपने देश उत्तरी आयरलैंड में विद्रोहियों के साथ समझौता कराने में अहम भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समझौते की वजह से उत्तरी आयरलैंड में हिंसा खत्म हुई थी। जॉन ह्यूम का जन्म 18 फरवरी 1937 को उत्तरी आयरलैंड के लंदन डेरी शहर में हुआ था। जॉन ह्यूम 1970 में स्थापित सोशल डेमोक्रेटिक एंड लेबर पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आपको बात याद आ रही होगी, और यदि याद नहीं आ रही तो आप अपनी नोट्स में मेंशन कर लेना, जो मैं बता रही हूँ कि आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में आयरलैंड के संविधान से हमारे देश के संविधान में एक बात ली गई थी, जो कि क्या है? नीति निदेशक तत्व। ठीक है, यानी कि DPSP जो राज्यों के लिए है वो कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राज्यपाल नहीं है, उपराज्यपाल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला होगा हरदीप सिंह पुरी, दूसरा होगा GC मुर्मू, तीसरा है मनोज सिन्हा और चौथा है अनिल बैजल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा। उसके बाद हम व्याख्या की बात करते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं। मनोज सिन्हा को GC मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया। राजनीतिक अनुभव के अलावा मनोज सिन्हा का प्रशासनिक अनुभव भी रहा। मनोज सिन्हा का 1 जुलाई
1959 को गाजीपुर के मोहनपुरा में जन्म हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या याद रखना, कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी फंसा सकता है। अभी बहुत सारे एग्जाम होने हैं और आई होप कि आप सभी लोग भी फॉर्म फिल किए होंगे, तो वहाँ पे यदि पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि राज्यपाल, सपोज ऐसे कर दिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नया किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको वहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होगा। तो जब राज्यपाल पूछा जाएगा तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते हो आप, बट यदि उपराज्यपाल पूछा जाता है तो फिर मनोज सिन्हा लगाओगे। ठीक है, राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल की यहाँ पे बात की जा रही है। उसके बाद हम बात करें, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो जम्मू कश्मीर है अब वर्तमान समय में हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और हालांकि क्या हुआ था कि 5 अगस्त को ही इसमें विधेयक पारित कर दिया गया था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 2019 से ये दोनों ही मतलब लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा मतलब बात करें तो इनको आधिकारिक रूप से दर्जा मिल गया था कि ये एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य नहीं है। जिसमें पहले क्या था कि आर्टिकल 370 के तहत इसको विशेष दर्जा प्राप्त था, जो कि खत्म कर दिया गया है। और फाइनली 31 अक्टूबर 2019 से इनको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लेबनान सरकार ने बेरूत में विस्फोटक हमले के कारण कितने दिन के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। तो इसमें है कि 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह या कि 5 सप्ताह। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 सप्ताह के लिए। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के बाद सरकार ने 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा की है और इस दौरान सेना को व्यापक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। विस्फोटक के कारण शहर में मीलों दूर तक इमारतों को नुकसान पहुंचा। ठीक है, अभी आपको पता है कि जस्ट कल की ही घटना है, वहाँ पे क्या हुआ है, हाँ शायद कल की है, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि मतलब बहुत भीषण विस्फोट हुआ है। कहाँ पे हुआ है, लेबनान की कैपिटल जो है बेरूत में। तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लागू किया है और ये कितने सप्ताह के लिए है, 2 सप्ताह के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा इमारतों का, यानी कि बात करें तो जान माल की हानि हुई है। यह धमाका तब हुआ जब लेबनान आर्थिक संकट में बुरी तरह घिरा हुआ है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री हमाद हसन ने कहा है कि धमाके में कई लोग जख्मी हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। ठीक है, यानी साफ तौर पे कहे तो जान माल दोनों की ही हानि बहुत ज़्यादा हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बने हैं। तो यहाँ पे पहला महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर या इयोन मोर्गन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इयोन मोर्गन। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बन गए हैं, इयोन मोर्गन। इयोन मोर्गन के बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 213 छक्के हो गए हैं और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के 211 छक्कों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के 171 छक्कों को पीछे छोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। ठीक है, यानी कि अभी तक की बात करें तो सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी जी थे, जो पहले ऐसे कप्तान थे। उसके बाद अब मतलब इनका भी स्थान ले लिया जिन्होंने, वो कौन है, तो वो है इयोन मोर्गन। ठीक है, तो अब महेंद्र सिंह धोनी का स्थान इन्होंने ले लिया है। यानी कि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा ऐसे ही कप्तान पहले बन गए हैं जो कि सर्वाधिक छक्के लगाए हैं, यानी 213। ठीक है, और धोनी जी के कितने थे, 211 थे। तो ये दोनों ही आपको याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्पेन और रियल मैड्रिड के किस पूर्व दिग्गज गोलकीपर अपना आखिरी मैच खेलने के लगभग 1 साल बाद यहाँ पे बात होगा। ठीक है, आधिकारिक तौर पर 4 अगस्त 2020 को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो यहाँ पे पहला है विक्टर वाल्डेस, दूसरा हमारा डेविड विला, तीसरा है एड्रेस एनीएस्टा और चौथा हमारा एकर कैसिलास। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एकर कैसिलास। देन उसके बाद हम इसके व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकर कैसिलास ने स्पेन को एक वर्ल्ड कप खिताब दिलाने और 2 बार यूरोपियन चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।
वो महज 9 साल की उम्र में रियल मैड्रिड क्लब से जुड़े हुए थे। उन्होंने मतलब क्लब के लिए 16 सीजन में 725 मैच खेले और 19 खिताब जीते। स्पेन के लिए उन्होंने 167 मैच खेले और अंडर 20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा जम्मू कश्मीर मतलब नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? तो इसमें पहला है चीन, नेपाल, पाकिस्तान या कि बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी नेपाल की तरह नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल किया है। ठीक है, अभी हम जस्ट ही कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि ऐसा वो नेपाल था जो कि क्या किया था कि हमारे कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने में शामिल कर लिया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे वही घटना फिर से कौन दोहरा रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। तो आपको पता है कि अभी जो जितने भी ये पड़ोसी देश हैं बहुत ज़्यादा बगावत पे उतरे हुए हैं। यानी कि बात करें तो चीन को ही आप देख लीजिए कि कैसे गलवान घाटी में उसने सैनिकों को मारा। देन उसके बाद पाकिस्तान तो जब से डिवाइड हुआ तब से ही वो हमारा दुश्मन बना हुआ। ठीक है, उसके बाद नेपाल भी जहाँ की रोटी बेटी का संबंध था वो भी अब बगावत पे कहीं ना कहीं उतरने लगा है। तो यहाँ पे पहला देश तो नेपाल था जिसने हमारे भारतीय क्षेत्रों को अपने मैप में दिखाने की कोशिश की। अब दूसरा देश कौन सा बन गया है? वो है पाकिस्तान। और वो जगह कौन कौन सी है, किनको किनको वो अपने में शामिल किया है? तो पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख और तीसरा गुजरात का जूनागढ़। ठीक है, जिसको उसने क्या किया है कि अपने सीमा क्षेत्र में शामिल कर दिया। यहाँ पे आपको पता है कि ये जो हमारा है यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख हो गया, यानी पूरा आप रीजन ले लो इधर का, उत्तरी भारत का। उसके बाद यहाँ पे गुजरात जो है और यहाँ पे ये पाकिस्तान यहाँ तक है। ठीक है, गुजरात की सीमा तक है। गुजरात का जूनागढ़ भी ये क्या किया? अपने मैप में दिखा रहा है। उसके बाद आता है कि ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने इन इलाकों को अपने नक्शे में दिखाया। ठीक है, अभी तक आपको पता है, हम सबको पता है कि जो भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात का जूनागढ़ जो है वो हमारे भारत की धरती पर है। ठीक है, लेकिन वो अपने पहली बार दिखा रहा अपने मैप में। पाकिस्तान से पहले नेपाल ने अपना नया मानचित्र जारी किया था। इसमें क्या था कि भारत के लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को अपने हिस्से में दिखाया था। ठीक है, ये जो तीनों नाम हैं वो आपको याद रखने हैं। 3 जम्मू कश्मीर मतलब पाकिस्तान मिला रहा है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को, और नेपाल भी जिसको मिलाया है यानी लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा। ठीक है, हालांकि ये क्या हुआ था कि एक संधि हुई थी नेपाल और भारत के बीच में, जिसमें बताया गया था कि ये तीनों ही क्षेत्र भारत में आते हैं और ये भारत के ही हैं। ठीक है, उस संधि को आप जब इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे वहाँ पे समझोगे तो ये संधि जो हुई थी इसमें बात की गई थी, लेकिन इसने क्या किया है, जो अभी नया मैप अपना जारी किया है वहाँ पे ये तीनों ही स्थान अपने में दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारे नेपाल में है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? तो पहला उत्तराखंड, दूसरा पंजाब, तीसरा झारखंड, चौथा है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि उत्तराखंड में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा। उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में यह संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में हिम तेंदुए बड़ी संख्या में देखे गए हैं, हालांकि अभी तक उनकी गिनती नहीं की गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है, ये हो सकता है आपको हो सकता है क्या दिख ही नहीं रहा होगा। ठीक है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजेश कुमार का किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे होगा हमारा पहला बिहार, मणिपुर, तमिलनाडु या केरल। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर। उसके बाद हम बात करें इसके व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजेश कुमार को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला, ठीक है, यानी कि मणिपुर की जो राज्यपाल है वर्तमान समय में वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला द्वारा मणिपुर राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।
वर्तमान मुख्य सचिव जे सुरेश बाबू 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। राजेश कुमार MBBS डॉक्टर भी हैं और 3 साल तक विभिन्न अस्पतालों में कार्य करने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए थे। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में क्रोएशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों से ट्विंग हॉपर की एक नई प्रजाति क्लेडोनोट्स भास्करी की खोज की है? तो यहाँ पे पहला है नेपाल, भूटान, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा श्रीलंका। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ट्विंग हॉपर की इस नई प्रजाति यानी कि क्लेडोनोट्स भास्करी का नामकरण केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर रखा गया है। पिछले 116 वर्षों में खोजी जाने वाली यह पहली नई ट्विंग हॉपर यानी कि बात करें तो क्लेडोनोट्स प्रजाति है। ट्विंग हॉपर की इस दुर्लभ प्रजाति को श्रीलंका के सिंह राजा वर्षा वन में खोजा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस यानी कि बात करें तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स मनाया जाता है। तो यहाँ पे पहला 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई या 30 जुलाई। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस डे के रहते हैं, मीन्स जो कि हम पढ़ चुके होते हैं पहले से, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछती हूँ, ठीक है। और इसीलिए पूछती हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए और अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखो और समझो, क्योंकि हम जब भी पूछते हैं प्रीवियस डे के ही क्वेश्चन रहते हैं और आपको पता है कि क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखोगे, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझोगे और उनकी डिटेल भी आप लोग समझोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो डिटेल दी होती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसको बस पढ़ के एक बोझ है, उससे हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप सभी लोग ध्यान से देखा करिए और इसका आंसर जो भी हमारा लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर देने की जरूर कोशिश किया करिए, ठीक है। हालांकि मैं डेली बोलती हूँ बट उसका मुझे कोई फाइनली आउटपुट ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी शायद मुझे लगता है कि किसी न किसी दिन आप में ये हिम्मत आएगी कि चलो मुझे भी बताना चाहिए, क्योंकि डरने की कोई बात नहीं है। यदि गलत भी होता है तो दूसरे दिन हमारा सही आंसर हमको पता चल जाता है कि जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। सो सही गलत जो भी आता हो वैसे ही आप लोग आंसर देने की ज़रूर कोशिश किया करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।